चाहे तुम जितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर तुमने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने के बाद इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो तुम कभी टॉप स्कोरर नहीं बन पाओगे। जी हाँ बेटा, आज मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिससे तुम्हें यह पता चलेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद तुम्हें पेपर को अप्रोच कैसे करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जो टॉपर है वो टॉपर क्यों है, क्योंकि वो इन चीजों का ध्यान रखता है। तो आइए आज मैं रिवील करने जा रहा हूं वो सारी बातें जिसको कोई भी बच्चा अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद अप्लाई करेगा तो एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले देखते हैं वो फिजिक्स के टिप्स एंड ट्रिक्स बाय जी हाँ वरुण। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपको कुछ अप्रोच है, कुछ जुगाड़ हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब वो जुगाड़ क्या है, एक बार सीक्वेंस से मैं बताता हूं। अगर तुम्हें पता है तो थम्स अप बनाना, और अगर नहीं पता तो अप्लाई करना अपने आने वाले हाफ ईयर में। जुगाड़ नंबर एक ये कहता है कि तुम सबसे पहले अपने लिए एक एनालॉग रिस्ट वॉच का जुगाड़ करो। अभी मैं बताता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। होता ही है बेटा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में घड़ियां नहीं मिलेंगी सीबीएसई एग्जामिनेशन में, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपके लिखने की पेस क्या होनी चाहिए। सीबीएसई आपको एक रिस्ट वॉच पहन के जाने की अनुमति देता है, लेकिन वो डिजिटलाइज नहीं होनी चाहिए, डिजिटल रिस्ट वॉच नहीं होना चाहिए। हाँ, एनालॉग रिस्ट वॉच है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, और एक घड़ी आपकी स्पीड को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प कर पाएगी। कैसे करेगी उस पर भी अभी बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले अपने लिए एक बेसिक रिस्ट वॉच का जुगाड़ करना है। तो दैट इज आवर जुगाड़ नंबर 1। ठीक है, रिस्ट वॉच पहनी, बढ़िया से एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल गया। अब यह है जुगाड़ नंबर 2। पेपर मिलते के साथ फिर क्या करना है भाई, पहले का ये इन सब चीजों में नहीं करना कि भाई ये आता है या नहीं आता। सबसे पहले शुरुआत के 5 मिनट सिर्फ पेपर को स्कैन करो। पेपर खोलो और पेपर को स्कैन करो। स्कैन करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डेप्थ में जाओ। तुम सबसे पहले पेपर को देखो कि तुम्हें कौन कौन से सवाल आते हैं, कैसे आते हैं। और बेस्ट तरीका ये है, उल्टा स्टार्ट करो। जो तुम्हारे जो हाई वेटेज वाले सवाल हैं, आप उनको पहले पकड़िए और देखिए कि क्या आपको ये आता है। अगर आता भी है तो कितना अच्छे से आता है। आपके चेहरे की स्माइल बता देगी कि आपको ये सवाल आते होंगे या नहीं। चाहे तो हाफ ईयरली में चेक कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत के 5 मिनट आप यही करो, पेपर स्कैन करो। फिर बचे हुए 10 मिनट जो हैं उनको एमसीक्यूज में लगाओ। देखो कि क्या आपको वो एमसीक्यूज आते हैं, क्या आप उसको कर सकते हो। कौन सा आता है, जो आता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन पेपर पे पेन या पेंसिल मत चलाना, लेकिन आपको पेपर देख के आइडिया हो जाएगा यार ये मुझे आता है, इसका आंसर ये होगा। क्या आप समझे? ठीक है, तो 2 काम करने हैं आपको पहले 15 मिनट में। पहला, एमसीक्यू को पढ़ लो 10 मिनट में, और 5 मिनट में ये फिगर आउट करो कि आपको हाई वेटेज वाले सवाल कितने आते हैं। ये बात समझे? दिस इज आवर जुगाड़ नंबर 2। बहुत बेसिक सी चीज है। आइए मूव ऑन करते हैं जुगाड़ नंबर 3 पे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुगाड़ नंबर 3 क्या कह रहा है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट मतलब तुम्हें सबसे पहले वो आंसर लिखना है जो तुम्हें बहुत ही अच्छे से आता है, उसको चूज कर लेना है। देखो, एक टीचर की, एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझो। हमारे पास भी पेपर आते हैं, जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमारा क्या साइकोलॉजी होता है। अब तुमसे पहले या तो कोई बहुत अच्छा पेपर आया होगा, बहुत खराब पेपर आया होगा, सो पेपर आया होगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पेपर आ रहा है तो एक टीचर की साइकोलॉजी क्या है? पेपर खोलते के साथ ही जो तुमने पहले चीज लिखी है, टीचर वहीं से अपना मन बना लेता है। ध्यान से सुनना, टीचर अपना मन वहीं से बना लेता है। मतलब उसको ये पता लग जाता है कि हाँ यार आंसर सही लिखे। ठीक है, उसको ज्यादा डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से चेक करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में वो देख लेता है कि अच्छा ये है सही लिखा हुआ, अच्छी अप्रोच है, साफ लिखा है, हैंडराइटिंग साफ है, सारी चीजें ठीक है, तो वो बढ़िया से उसका हाथ चलता रहता है। तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हारा टास्क ये होना चाहिए कि तुम्हारा पेपर समझ लो तुम्हारी ताजी बनी एक सहेली है, और जो एग्जामिनर है वो तुम्हारा बचपन से, जब से पैदा हुआ तब से सिंगल दोस्त। दोनों को एक साथ ज्यादा टाइम के लिए अकेला नहीं छोड़ना। समझो इस चीज को। जितना ज्यादा टाइम एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करने में लगाएगा उतने ही तुम्हारे नंबर कम होंगे। याद रखना ये बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। तुमको एग्जामिनर की हेल्प करनी है। तुमको पेपर ऐसा मस्के की तरह करना है जिससे तुम्हारा इंप्रेशन उस पर अच्छा जाए। और अच्छा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एग्जामिनर को रिलैक्स करना पड़ेगा। रिलैक्स कैसे हो सकता है? जो तुम्हें बेस्ट आता है उसको चूज करो और स्टार्ट अपना वहीं से करो। सर मैं एमसीक्यू से स्टार्ट करता हूं। अरे भाई, एमसीक्यू से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जितने भी एमसीक्यू तुम लिखोगे उसमें से मान लो 10 गलत हो गए,
है, मान लो 50% गलत हो गए, 20% गलत हो गए, तो एक एक बन जाएगी ना इमेज कि यार इतने में से बच्चे के इतने तो गलत हैं, ठीक है ध्यान से चेक करता हूँ। अब यही अगर तुम्हें एमसीक्यू सारे आते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग द एमसीक्यूज फर्स्ट, क्योंकि तब तुम्हारे सारे सही हैं तो टीचर बहुत रिलैक्स हो जाएगा, यार सारे बुलजाए हमारे बच्चे। क्या बात समझ रहे हो? अगर एमसीक्यू अच्छे से आते तभी, वरना स्टार्ट विद वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, जिसकी बिल्कुल रगड़ के प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो दैट इज आवर जुगाड़ नंबर 3। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जुगाड़ नंबर 4। जुगाड़ नंबर 4 सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। मैं कहता हूं स्टार्ट विद डेरिवेशंस। अगर तुम्हें डेरिवेशन दी गई है तो स्टार्ट विद द डेरिवेशन, डेरिवेशन से स्टार्ट करो। देखो डेरिवेशन में ना गलती करने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपकी पहले ही हो रखी है। ये कोई ऐसा नया न्यूमेरिकल नहीं है जहां पर आप फॉर्मूले की मिस्टेक कर दो, जहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो। तो ये बहुत सेफ ऑप्शन होता है। आप डेरिवेशन से अगर शुरुआत करते हो तो आमतौर पर डेरिवेशन थोड़ा लंबी आती है, जैसे रे ऑप्टिक्स की आ गई, वेव ऑप्टिक्स की कहीं से आ गई, अल्टरनेटिंग करंट की आ गई। तो जो भी आपको डेरिवेशन अच्छे से आती हैं उनकी शुरुआत आप पहले करो। तो इसके लिए क्या करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की प्रैक्टिस पहले करके रखो। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, हमारे यहाँ चल रही है हमारे चैनल पे अफसर सीरीज। गो टू यूट्यूब, टाइप करो फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और आ जाओ सीधा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में मैंने आपको, आप प्लेलिस्ट में आओ, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12th फिजिक्स डेरिवेशंस, क्लास 12th फिजिक्स डेरिवेशन बाकायदा सॉल्व करके मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल रखी है। सिर्फ ये प्लेलिस्ट देख लो, धीरे धीरे ये प्लेलिस्ट अपडेट होते जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आती जा रही है। आप ये प्लेलिस्ट देख लो, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हो कि बस ये पता चल जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कौन सी, तो वीडियोज में आओ और वीडियोज में मैंने आपके लिए डेरिवेशंस, हाफ ईयरली की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन सी है जो आपको करके जानी चाहिए बेटा, वो यहाँ पे बना रखी है। तो इसको आप देख के जाओ, आपको डेरिवेशन सॉर्टेड है, बहुत इजीली आपकी सारी डेरिवेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशंस का पार्ट। अगर डेरिवेशन आती है तो सबसे पहले डेरिवेशन ही करो, आपके नंबर बूस्ट हो जाएगा। दिस इज आवर जुगाड़ नंबर 4। आइए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास जुगाड़ नंबर 5। हमारा जुगाड़ नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट्स एंड डायग्राम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो जब भी तुम कोई आंसर लिखते हो तो आंसर किस तरीके से लिखना होता है इसको भी समझो। हमेशा कोशिश करो कि आप अपने आंसर पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में लिखो। जितना आप पॉइंट्स में लिखोगे उतना, समझो मेरे को 3 लाइनें लिखनी है, अगर मैंने एक साथ लिख दी तो टीचर उसको पढ़ेगा ऐसे ऐसे। यही मैंने वो 3 चीज़ें अगर पॉइंट में लिखी हैं तो मेरा स्पेस ज़्यादा भरेगा, प्लस 3 पॉइंट्स में लिखने का मतलब है आपने अलग अलग लिख दिया है, टीचर के लिए आसान है। सर स्पेस ज़्यादा भरने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। एक साइकोलॉजी है टीचर की, जब वो पेपर देखता है, एक पेपर आ रहा है, पूरी आंसर शीट आई है 10 मार्क्स की भरी और दूसरी आंसर की आई है कम से कम 30 पेजेस की भरी, तो 30 पेज की भरी हुई मार्कशीट में बच्चे का एफर्ट दिखता है। देयर इज नो क्राइटेरिया एनसीपीएससी के ज्यादा लिखने पे नंबर मिलता है, मैं इसको पहले ही बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी है। तो आप अपना पेपर साफ रखो, पॉइंट वाइज रखो, ताकि टीचर को देखने में ज्यादा दिक्कत ना हो, टीचर देख पाए आसानी से। क्या ये बात समझे? दूसरा डायग्राम्स, जहां जहां डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है वहां बनाओ, बहुत जरूरी है डायग्राम्स। जितना आप डायग्राम्स बनाओगे, इट कुड बी एनी डायग्राम, इट कुड बी फेजर डायग्राम और इट कुड बी अ सिंपल ग्राफ जो शायद रिक्वायर्ड हो उसमें, या कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम अगर आपको आता है तो बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। डायग्राम्स आप बनाते हैं तो आपका शीट ज्यादा भरेगा, साथ के साथ टीचर पे इंप्रेशन जाएगा कि यार बच्चे ने ये डेरिवेशन भी करी है, साथ में डायग्राम बनाया है, सारी चीज बनाई है, और इसके अलग से मार्क्स भी होते हैं, अलग से मार्क्स भी होते हैं। लेकिन अब ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तुम पूरा 1 पेज भर के आ रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, फिर लिख रहे हो, अरे 1 मार्क का है, उसके लिए काम नहीं करना, ठीक है। यूज योर कॉमन सेंस ऑल्सो। क्या ये बात समझे? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पॉइंट्स में रखो, डायग्राम में रखो, क्योंकि अगर ऐसे रखोगे टीचर को अच्छा लगेगा। खाना खाने के बाद सॉफ्ट ना भी मिले, माउथ फ्रेशनर ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जुगाड़ नंबर 6। जुगाड़ नंबर 6 क्या कह रहा है? वेटेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बच्चे मैं अभी भी देखता हूं 12वीं में तक आने के बाद भी बच्चों को आंसर लिखना नहीं आ रहा। अरे वेटेज के हिसाब से आंसर लिखो। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसको 1 लाइन में आंसर दे दो, लेकिन आंसर कम से कम क्वेश्चन का कुछ पार्ट तो लिखो। व्हाट इज फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, तो उसमें थोड़ा सा पार्ट उठा के लिख लो कि एज पर फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई दिस करके पूरा लिख दो। 1 मार्क, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 1 मार्क में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
एमसीक्यूज जब आए, जब मान लो एमसीक्यूज आए, जब उस पर टिक करना हो तो उसमें आपको सिर्फ ऑप्शन जैसे आंसर नंबर फर्स्ट का बी और उसकी स्टेटमेंट ऐसे लिख दो। सिर्फ बी लिख दें मजा नहीं है, सिर्फ ये लिख दें और दिक्कत है। अगर तुमने सिर्फ स्टेटमेंट लिख दी तो मेरे को क्वेश्चन पेपर में देखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट का ऑप्शन ये है वो। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप ऑप्शन के मतलब ये लिखने के साथ, लेटर लिखने के साथ कि कौन सा ऑप्शन है और साथ में उसकी स्टेटमेंट दोनों लिख दो। कितना ही टाइम जाएगा, टीचर के लिए बढ़िया, टीचर के लिए बढ़िया चीज है ये। तो इन चीजों का ध्यान दो, वेटेज के हिसाब से आप अपना आंसर दो। जो ज्यादा वेटेज है उसमें थोड़ा ज्यादा चीजें बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो, है ना। इस बार एनालिटिकल पेपर है, साफ साफ सीधा सीधा नहीं पूछेगा सीबीएसई, कुछ घुमा के पूछना चाहेगा या तुम्हारा टेक लेना चाहेगा या तुम क्या समझते हो उससे वो पूछेगा। तो उसके लिए तुम्हें एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, आंसर बनाने आने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज के हिसाब से आपको आंसर करना है। दिस वाज आवर जुगाड़ नंबर 6। आइए लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आवर नेक्स्ट जुगाड़ विच इज आवर जुगाड़ नंबर 7। जी हाँ, जुगाड़ नंबर 7 क्या कहता है? जुगाड़ नंबर 7, जुगाड़ नंबर 7 कहता है कि टेक्निकल टर्म्स को यूज करो। मैं पढ़ाता हूं क्लास में, मैं जब पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों को समझा रहा हूं, मैं मेरी आदत है मैं एग्जांपल्स देता हूं। मैंने इस वीडियो में भी अभी बात में कितने एग्जांपल्स दे दिए, तो मैं एग्जांपल्स देता हूं। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं विद अ स्टूडेंट ऑफ सम कॉमन सेंस कि भाई मेरे एग्जांपल को डायरेक्टली कोट मत कर अपने एग्जाम में। मैं शादी ब्याह का एग्जांपल दे रहा हूं, खाने का एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जांपल दे रहा हूं जिससे तुम रिलेट कर पाओ, लेकिन तुम्हें एज इट इज उठा के वो नहीं लिखना, समझे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाई टीचर ने समझाया समझ आ गया हमको, मतलब पूरा लॉ ट्रांसफॉर्मर क्या समझ आ गया, लेकिन क्या तुमने किताब खोल के ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन याद करी है? ट्रांसफॉर्मर क्या करता है ये सब याद करी है? क्या तुमने ये याद करा है कि ट्रांसफॉर्मर की जो पूरा का पूरा डेफिनेशन है कि वो क्या करता है, उसमें एक टर्म आता है कि वो सारा का सारा प्रोसेस एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है। अब अगर तुमने ये सब ऐसे नहीं पढ़ा, किताब से नहीं पढ़ा, तो तुम एग्जाम में बेटा गलतियां करोगे ही करोगे, और जिसका तुम्हें ध्यान देना है। तो टेक्निकल टर्म्स लिखो, टेक्निकल टर्म्स, टीचर टेक्निकल टर्म्स का ही बुक है, जो आंसर चेक कर रहा है ना वो देखना चाह रहा है, उसको वो टर्म दिख जाए ना, वो शायद पूरा पढ़ेगा भी नहीं, टिक मार्क करेगा आगे बढ़ेगा, ठीक है। और तुम्हें अपने पेपर को टीचर के साथ ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ना, मैंने जैसे पहले बताया था। तो इसलिए टेक्निकल टर्म्स लिखो कि टीचर देखे, खुश हो जाए, टिक मार्क करे, नंबर दे और आगे बढ़े। क्या ये बात समझे? इसका ध्यान रखना, टेक्निकल टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो के एंड की तरफ जा रहे हैं, विच इज आवर जुगाड़ नंबर 8। जुगाड़ नंबर 8 में मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यूमेरिकल्स के बारे में। अब जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आप सबसे पहले गिवन जरूर लिखो। जिसको जीवन में कुछ भी नहीं आता ना, कोई न्यूमेरिकल तो मैं नहीं भी आता, तो गिवन तो पता ही है, सवाल में जो दे रखा है वो लिखो। उसके बाद ये सोचो कि ये कौन सी किताब में से पूछा गया, क्या ये फिजिक्स की बुक 1 का सवाल है या बुक 2 का सवाल है। इतना तो फिगर आउट कर सकते हो यार, इतना भी नहीं कर सकते तो फिर क्या पढ़ रहे हो। तो बुक 1 में से या बुक 2 में से। उसके बाद जरा डीप डाइव करो कौन से चैप्टर में से, मतलब मैग्नेटिज्म में से है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में से है, ऑप्टिक्स में से है, या अल्टरनेटिंग करंट में से है, या मॉडर्न फिजिक्स में से है। अपना एक चैप्टर दिमाग में ढूंढो कि यार ये वहां से पूछा गया, तो वहां से याद करो और लिखो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो। अभाई तबाई कुछ भी नहीं लिख देना, अभाई तबाई कुछ भी मत लिख देना। जैसे आपको वोल्टेज दे दिया 10 वोल्ट, ठीक है, और आपको रेजिस्टेंस दे दिया 5 ओम, आपने डायरेक्ट लिख दिया कि आई इक्वल्स टू 10/5 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का आपने करंट बना दिया, लेकिन क्या आपने वहां पे फॉर्मूला लिखा V इक्वल्स टू IR से निकाला? यहीं पे होता क्या, तुम बाहर आते हो, तुम खुश हो जाते हो, भाई मेरे तो नंबर पूरे आएंगे, लेकिन सीबीएसई काटेगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला कौन सा लिख रहे हो, फॉर्मूला किस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हो, आप ये बताओ, ये चीज भी लिखो। उसके बाद जो पूरी कैलकुलेशन है आप उसको करके दिखाओ, कैलकुलेशन में मतलब जो भी डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, आप दिखाओ। अरे इसके नंबर मिलते हैं भाई, वेटेज है कि बच्चे ने करा या नहीं। उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर आया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो यहीं पे निकाल, कैलकुलेशन में निकाल के छोड़ना मत, बकायदा एक फाइनल आंसर लिखो कि भैया इन दिस सर्किट द करंट, अगर करंट पूछा तो द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। फाइनल आंसर दिखना चाहिए कि तुम्हारा ये आया है। क्या ये बात समझे? देखो ये पूरा का पूरा वेटेज जो है, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो हर मार्क्स को लिए हुए है। हो सकता आधे मार्क का तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, आधे मार्क की कैलकुलेशन, आधे मार्क का फॉर्मूला और फिर गिवन, तो 2 मार्क जो है वो यहाँ बनते हैं, ठीक है ना। एक आइडिया दिया तुम्हें। तो टीचर अगर तुमने मान लो फॉर्मूला नहीं लिखा तो आधा नंबर तुम्हें टीचर यहाँ काट लेगा, सीबीएसई काट लेगा। इस चीज का ध्यान देना। क्या बात समझे? तो हमेशा देखो, ये तुम लिख सकते हो, इसमें तुम्हें
इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फॉर्मूले को थोड़ा सा सोचो तो कर दोगे। उसके बाद एक बार फॉर्मूले तक पहुंच गए तो फिर है कैलकुलेशन और फिर है फाइनल आंसर, ठीक है। तुमने कैलकुलेशन करी, तुम्हें एग्जामिनेशन में ही तुम्हारा वही सिंगल दोस्त के जुगाड़ से पता चला कि तुम्हारा फाइनल आंसर तो गलत है। तो इस पूरी मेहनत के साथ इसके साथ ये कांड नहीं करना है, ये सब मत करना कि गलत हो गया। अबे फाइनल आंसर चेंज करके वो लिख दो जो तुम्हें पता लगा है कि सही है, समझे। इसको मत काटा पीटा करो। मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टीचर पूरा कैलकुलेशन चेक ही नहीं करेगा, वो देखेगा फॉर्मूला सही लगाया है, गिवन सही लिखा है, आंसर सही है, ठीक है आगे करो। अरे उसके बाद बहुत सारा बंच ऑफ कॉपी है, वैसे भी कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलते पर कॉपी, तो उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करके आगे अब निकलना है। क्या ये बात आप समझे? ग्रेट। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है जुगाड़ नंबर 8। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर जुगाड़ नंबर 9, वो है रिवाइज। देखो जब भी तुम पेपर करते हो तो तुमको पेपर सबमिट करने से पहले रिवीजन करनी है। एग्जामिनेशन हॉल में, हाँ एग्जामिनेशन हॉल में तुमने अपने आंसर्स लिख दिए, लेकिन हो सकता है ना तुमने गलती करी हो, तो इसलिए तुम्हें अपनी आंसर की खुद चेक करनी है, खुद रिवाइज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम अपनी कॉपी खुद रिवाइज नहीं कर रहे, खुद चेक नहीं कर रहे, तो तुम बाहर आके अपने नंबर भी इमेजिन नहीं कर पाओगे कितने बन जाएंगे, ठीक है। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम इजीली 2 से 5 नंबर तो अपनी रिवीजन में खुद ही बढ़ा लोगे। कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हें मिलेगी अपने, या कोई ना कोई तुम्हें डायग्रामेटिकली मिस्टेक मिलेगी, या कोई ना कोई ग्राफिकल मिस्टेक मिलेगी, या कोई ना कोई मिस्टेक तुम खुद ढूंढ लोगे। तो अपना पेपर खुद रिवाइज करो। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर रखो साइड में, क्वेश्चन पेपर में से पहले गिवन वैल्यूज मैच करो कि जो तुमने उतारी है वो सही उतारी है, उसके बाद कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो कि सही है या नहीं। ये काम तुम्हें एग्जामिनेशन में ही करना है। क्या ये बात समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये स्टेप छोड़ दिया तो तुम बाहर आके बता ही नहीं पाओगे, तुम कभी नहीं पता लगा पाओगे कि तुम्हारे कितने नंबर आ पाएंगे। ये बात समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। तो ये हमारे पास जुगाड़ नंबर 9। आइए मूव ऑन करते हैं हमारे आखिरी जुगाड़, विच इज जुगाड़ नंबर 10। ये 10वां जुगाड़ आपको समय के बारे में बताने जा रहा हूं। बेटा आपको पेपर भले ही 3 घंटे का मिला हो, 32 मार्क्स की आंसर शीट दे रखी हो, लेकिन आपके पास 3 घंटे नहीं, आपके पास केवल और केवल 2.5 घंटे हैं, सिर्फ 2.5 घंटे। आपको अपना पूरा पेपर 2.5 घंटे के अंदर ही खत्म करना है। सर मैं कैसे करूंगा? अबे इसी के लिए तो प्रैक्टिस है, यही तो प्रैक्टिस, वो रिस्ट वॉच जो शुरुआत में बोली थी, क्यों बोली थी? इसलिए बोली थी। देखो 2.5 घंटे में क्यों कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें 2.5 घंटे दिया है, हो सकता है कोई बच्चा 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर ले, हो सकता है किसी को 2.5 घंटे के बजाय 2 आवर 40 मिनट्स ले ले, तो भी 20 मिनट हैं। 20 मिनट में तुम 10 से 15 मिनट तो लोगे ना पूरा पेपर रिवाइज करने में, चेक करने में। मान लो तुम्हें कोई गलती पता चल गई, तो उसको ठीक कब करोगे? उसके लिए चाहिए ना टाइम, तो वो टाइम तभी मिलेगा जब तुम इस टाइम का ध्यान रखोगे। 3 घंटे में नहीं, 2.5 घंटे में अपना पूरा पेपर खत्म करने की प्रैक्टिस करो। अरे 2.5 घंटे टारगेट बनाओगे ना तो आसानी से 2:45, फिर 2:40, फिर 2:30 पे पहुंचोगे, और अभी से तैयारी करनी है। क्या ये बात समझे? ये लास्ट की बताई हुई 10वीं जो जुगाड़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड विद प्रैक्टिस इट इज इजीली अचीवेबल। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारी वीडियो होती है खत्म। आप सभी के लिए हमारी अफसर सीरीज चल रही है, सीबीएसई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डेरिवेशन, सब कुछ हमारे पास है। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बहुत ही ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट डाउन करो, या फिर हमारे नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है, बेल आइकन का को क्लिक करो ताकि आपके पास हर बार नोटिफिकेशन आए। एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जहां पर हम डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। पढ़ाई करते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।